आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम लोग मई 2020 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और रही बात इकोनॉमी की तो हम लोगों ने 3.7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी पूरा कंप्लीट कर देंगे। शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया करेंगे, ड्राफ्ट नेशनल फिशरी पॉलिसी करेंगे और राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम करेंगे। थोड़े से जो भी आपके मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले होते हैं मैं आपको दिखा दूंगा। देखो एक बात बता दूं, शुगर वाला जो टॉपिक है ना थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर है वो स्पेसिफिक इतनी काम की है नहीं है। मतलब इट्स लाइक इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जो हमारा क्रूशियल मैटर है हम पढ़ेंगे तो पूरा ही क्रूशियल मैटर मैं आपको बताता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं शुगर इंडस्ट्री वाले से ही, पेज नंबर 29 पर। शुगर इंडस्ट्री इंडिया की बात करते हैं। इसमें प्रीलिम्स मेंस के अंदर जो एक ही क्वेश्चन आया अभी तक वो 2013 में आया था और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि डिस्कस कीजिए दैट देयर इज़ ए ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग शुगर मिल्स इन द सदर्न इंडिया और डिस्कस विद जस्टिफिकेशंस करके 2013 में आया था GS1 के अंदर। डायरेक्ट शुगर वर्ड को यूज़ करके जो मैं आप लोगों को हर सीरीज़ में मेंस का क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो मैंने जब देखा कि एक ही था तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ उसके बारे में। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत हैं क्योंकि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये एक वो रिसोर्सेज वाली इंडस्ट्रीज़ है ना, फूड वगैरह के अंदर ज्योग्राफी का भी होता है, लोकेशन का भी होता है, तो कुछ ना कुछ बनने के चांसेस बनते हैं, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। कुछ समय पहले ना नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स सेटअप किया था शुगर इंडस्ट्री को लेकर। उसी टास्क फोर्स की अभी रिपोर्ट आई है, तो उस टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है शुगर इंडस्ट्री के बारे में, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं इसके अंदर। फिर शुगर इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है। बाद में हम बात करते हैं मेजर इश्यूज़ क्या क्या हैं। ये इशू थोड़े ज़्यादा दे रखे इन्होंने, मैं वही कहना चाह रहा था ना, जो लेंदी टॉपिक कर दिया है ना इन्होंने, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दे दिए हैं इसके अंदर। इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं आपको मेंस के एग्जाम में, लेकिन ये होगा ना आप सारे पढ़ के जाओगे तो फिर आप एक दो लिख पाओगे। जैसे ये देखो इतना बड़ा एरिया इन्होंने पूरा का पूरा इशूज़ के लिए, उसके बाद अदर इशूज़ भी कर दिए हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने दे रखा कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और उसके बाद दे रखे क्या सजेशंस आए हैं नीति आयोग के टास्क फोर्स के साथ। तो एक्चुअल में इन्होंने टॉपिक तो ये बताना चाहिए था थोड़ा सा इश्यूज दिखा करके शॉर्ट में, बट ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया। जो एक्चुअल में जो सजेशंस आए हैं वो बहुत कम बताएंगे। नेवर माइंड, हम लोगों को पूरा टॉपिक कवर करना है। इस बॉक्स के अंदर कुछ प्राइसेस वाली चीज़ें बता रखी हैंगी। थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है बट स्टिल इन्फॉर्मेटिव है और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नीति आयोग क्या है आप लोगों को पता है, ये थिंक टैंक है इंडिया का। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, 2015 में बना था। इस टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो मेजर जो मोटिव था वो यही था कि शुगर इंडस्ट्री को जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये, ठीक है, और ये जो स्टेट की असिस्टेंस की, स्टेट की सपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इनकी, इस सबको कैसे टैकल किया जाए, इसलिए एक टास्क फोर्स सेटअप की थी नीति आयोग ने। इट्स मैंडेट इंक्लूडिंग कुछ रिकमेंडेशंस हैं। उन्होंने कहा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो ताकि जो ग्राउंड वाटर का जो एडवर्स इम्पैक्ट है ना उसको कम किया जा सके। प्लस में उन्होंने ये कहा है कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना उसको ग्लोबल मार्केट के साथ मैच करने की ज़रूरत है, वहाँ पर एक सिंक लाने की ज़रूरत है हम लोगों को। थोड़ा सा ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री जो इंडिया की उसके बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये हमारी, ठीक है, बिल्कुल एग्रीकल्चर बेस्ड है। रूरल लाइवलीहुड के अंदर हमारे 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स प्लस 5 लाख वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती, बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है। एंसिलरी का मतलब होता है जो कि प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, जो एक्टिविटीज़ जो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड वगैरह जो बता रखा है वो सब। ग्लोबल शुगर स्पेस की बात करते हैं तो आपको पता है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो तो ब्राज़ील है, ठीक है। इंडिया जो है आई थिंक 15 से 25% के बीच में ग्लोबल शुगर को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंजम्पशन की, कौन सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है, तो इंडिया करता है। इंडिया का कंजम्पशन सबसे हाई है शुगर के मामले में। लिंकेज विद अदर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहती है, मैन्युफैक्चरिंग शुगर, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायो एथेनॉल, बायो मैन्योर केमिकल। ये हम लोग जानेंगे कि ये पेट्रोल के अंदर भी जो एथेनॉल वगैरह की बात की जा रही है, ये इस सब में क्या चीज़ें हैं, तो नीचे टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन वगैरह में सब में आएगा। फिर बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रोथ की। शुगर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसके अंदर एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया गया था। जो भी हमारे शुगर के मिल्स होते हैं ना, इनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात हम लोगों ने 1998 में सेटअप कर दी थी, ताकि क्योंकि लाइसेंस है ना थोड़ा कंट्रोल आता था, हम लोगों ने इनको फ्री कर दिया, लिबरलाइज कर दिया कि आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला सिस्टम पूरा एबॉलिश हो गया था 1998 के अंदर। तो इस सब को करने के बाद हम लोगों ने 7% एनुअल ग्रोथ देखने को मिला था 1998 के 99 के अंदर, जो कि मतलब उस टाइम में पहले 3.3 देखने को मिलता था, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने डी लाइसेंसिंग कर दी तो 7% देखने को मिल रहा था।
डे लाइसेंसिंग से और भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस निकल के आए थे, ठीक है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना वो एकदम से बढ़ गया था इसके अंदर। ऑल दो डे लाइसेंसिंग को करने के बाद, रेगुलेशन के बाद, कुछ अदर रेगुलेशंस थी जो फिर भी रह गई थी, जैसे कि प्राइसिंग पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगी। जो जूट पैकेजिंग की कंपल्सेशन है 20% आपको जूट में ही पैकेज करना पड़ेगा, जिसके कारण काफ़ी मिल इंडस्ट्रीज़ वालों को थोड़ा नुकसान होता ज़रूर है, लेकिन जूट इंडस्ट्री को भी रिवाइव करके रखना है। और मिल ये शुगर वगैरह जो होती है वो उसमें काफ़ी यूज़फुल हो जाती है, तो हम लोगों ने ये चीज़ें थोड़ी सी रखी थी। लाइसेंसिंग कैंसिल कर दी ज़रूर, कोई बात नहीं। कुछ इश्यूज़ फेस करते हैं हमारी शुगर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, वो देख लेते हैं। रेगुलेशंस के कुछ इश्यूज़ होते हैं। केन रिजर्वेशन एरिया एंड बॉन्डिंग, कहने की बात ये है कि फिक्स कर दिया जाता है एक एरिया, एक फार्मर जो होगा वो इसी एरिया के अंदर इसी मिल्क को जाके सेल करेगा। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि भैया उसके मान लो पहले वाले पैसे अटक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसको इसी को सेल करना पड़ता है। मिल वाले के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि यार मान लो अगर क्वालिटी ख़राब दे रहा है ये जो फार्मर है, तो उसको तो कंपलसरी हो चुका है कि यार ये तो उसको इसी से लेना पड़ेगा। ये एक इशू है हमारी शुगर इंडस्ट्री का। मिनिमम डिस्टेंस एक क्राइटेरिया सेटअप कर दिया है इस शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के अंदर। मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, रेडियल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का 2 शुगर मिल्स के बीच में, ठीक है, ताकि जो मिनिमम अवेलेबिलिटी होती है केन की वो सारी मिल्स के लिए हो। ये भी एक थोड़ा सा इशू ही है हमारा, क्योंकि वो कहना क्या चाहता है, देखो ये जो क्राइटेरिया ना इससे कुछ डिस्टॉर्शन होती है मार्केट में। जो वर्चुअल मोनोपोली होती है ना एक लार्ज एरिया के अंदर, वो मिल जाती है, उसमें मिल्स को ना पावर मिल जाती है फार्मर के ऊपर, स्पेशली जहाँ पर लैंड होल्डिंग्स जो है ना बहुत स्मॉल होती हैं। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन का कॉम्पिटिशन हो जाता है, ठीक है, रेगुलेशन इनहिबिट्स होते हैं एंट्री और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो ये भी एक इशू है डिस्टेंस का जो बता रखा है हम लोगों ने। फिर बात आती है इश्यूज़ विद शुगर केन प्राइसिंग, एफआरपी और एसएपी। तो ये कहना चाह रहा है कि ड्यूअल शुगर केन प्राइसिंग होती है ना, उससे शुगर केन और शुगर की इकोनॉमी को ना थोड़ा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इसने कहा एरियर्स बहुत हो जाते हैं, यानी कि बकाया राशि, एरियर वर्ड का मतलब होता है बकाया राशि होती है। जो शुगर मिल्स को रिक्वायरमेंट होती है कि वो एफआरपी और एसएपी पे करें शुगर केन फार्मर्स को, ठीक है, जो भी उस रेस्पेक्टिव मार्केट प्राइस के अंदर होता है। शुगर मिल्स क्लेम करती हैं कि उनको डिफ़िकल्ट होता है जो ये फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस होता है। अच्छा, एफआरपी होता क्या है आप लोगों को पता होगा ना, फार्मर्स के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग देते हैं एमएसपी। एमएसपी का ही ऑल्टरनेटिव होता है शुगर के केस में, उसको एफआरपी बोलते हैं। तो शुगर के लिए हम लोगों ने एक अलग चीज़ बना रखी है, उसका नाम एफआरपी दे रखा है। बाकी सारे एग्री प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग मिनिमम सर्विस प्राइस देते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जब हम बात करते हैं एसएपी की, तो ये होता है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, यानी कि जो भी स्टेट वगैरह होता है ना वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, और जब भी उनको लगता है कि फार्मर्स वगैरह को उनकी इनकम थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो वो स्टेट एडवाइज प्राइस सेटअप कर देता है, ताकि शुगर केन का जो प्राइस है वो ऊपर रहे, मिल्स वगैरह को उनको पे करना पड़े और उनकी इनकम मेंटेन रहे फार्मर्स की। ट्रेड पॉलिसी क्या है हमारे शुगर की? बात यह है कि हम लोग प्रोड्यूस तो करते हैं 17% के आसपास तक, लेकिन वो कंजम इंडिया में ज़्यादा हो जाता है। हम लोग एक्सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ 4% ही कर पाते हैं, ये समझने की बात है। तो ये एक इशू है हमारे लिए कि डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत हाई है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम है। रेगुलेशंस हैं कुछ बाई प्रोडक्ट्स को भी लेकर, ठीक है, वो क्या कुछ है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर जो कि बाई प्रोडक्ट्स के हैं, जैसे कि मोलेसिस और बैगेसिस होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सारे के सारे। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कोटा फिक्स कर रखा है कि ये जो मोलेसिस होते हैं ना इनकी मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे नहीं जाएंगे, इनका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, ये सब, तो ये कुछ इश्यूज़ में काउंट होते हैं। फिर जूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जूट पैकेजिंग मटेरियल का एक्ट आया था 1987 में। 20% शुगर जो है उसको मैंडेटरी आपको जूट बैग्स में ही पैक करना पड़ेगा। तो उसके दौरान नुकसान क्या होता है, हर केजी के ऊपर 1 केजी के ऊपर 40 पैसे का नुकसान होता है। तो देखने में तो 1 किलो के ऊपर 40 पैसे का नुकसान हमको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन मिल के लिए और बाकी सबके लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, क्योंकि उनको तो टन्स में, मिलियंस में, थाउजेंड्स टन्स में करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ अदर इश्यूज़ भी होते हैं, उनके ऊपर भी जरा हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं। पहले तो बात हो कह रहा है कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर जो 1 क्विंटल की कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, वो पड़ती है हमको 3580 2017-18 के डेटा के मुताबिक। वही चीज़ इंटरनेशनली बोल रहा है 2080 की पड़ जाती है। अब ये देखो तकरीबन 1500 रुपये के आसपास का फ़र्क होता है, ठीक है। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री इंडिया के अंदर जो होता है ना, सीजनल नेचर होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि 4 से 7 महीने के काम होता है, उसके बाद आधा साल तक हमारे जो मिल्स होती हैं वो बंद पड़े रहते हैं, उनमें काम ही नहीं होता है। इनएफिशिएंसी ऑफ शुगर मिल्स, हमारी जो शुगर मिल्स है ना वो पुरानी टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर बेस्ड हैं, इसके कारण जो मशीनरी है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रही होती है। देर आर टाइम्स व्हेन देर इज़ हाई डिमांड बट देर सप्लाई इज़ वेरी लेस, व्हेन देर आर टाइम्स व्हेन सप्लाई इज़ टू मच बट द डिमांड इज़ वेरी लेस। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ना ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स, मीठी चीज़ें और भी बहुत सारी आ चुकी होंगी, इसी कारण डिमांड सप्लाई में मिसमैच होता रहता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने?
चेंज इन लेवी ऑफ ड्यूटी, सरकार ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी ना वो 50% से पूरी 100% इंक्रीज़ कर दी, इम्पोर्ट वाली जो ड्यूटी थी, ठीक है। प्लस में जो 20% एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाते रहे वो उन्होंने हटा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, इसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स थे उनको अलाउ कर दिया था कि वो इम्पोर्ट कर सकते हैं शुगर ज़ीरो ड्यूटी के अंदर विद इन 3 ईयर्स, ज़ीरो ड्यूटी पे 3 साल के अंदर एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया था। गवर्नमेंट ने अलाउ किया था एक्सपोर्ट ऑफ 2 मिलियन टन्स ऑफ शुगर अंटिल द एंड ऑफ 2017-18 मार्केटिंग ईयर, जिसके कारण जो बहुत सारा सरप्लस स्टॉक्स हो गया था ना हमारा, वो सारा का सारा आउट हो गया था। तो इससे थोड़ा सा कैपिटल भी इनफ्लो हुआ था, प्लस में हमारे पास ये, क्योंकि देखो ये एक पेरिशेबल आइटम है, शुगर जो है ना जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो वो स्टॉक में पड़ी रहती है तो वो उसका नुकसान ज़्यादा होता है, तो उसको एक्सपोर्ट करने का अलाउ कर दिया था। स्टॉक होल्डिंग के ऊपर लिमिट लगा दी है इन्होंने शुगर मिल्स के ऊपर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस जून 2018, इंडिकेटिंग मिल वाइज क्वांटिटी ऑफ वाइट और रिफाइंड शुगर प्रिस्क्राइब किया गया डोमेस्टिक सेल के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिक्स किया है मैक्सिमम मंथली शुगर सेल कोटा और मिनिमम एक्स मिल शुगर सेल प्राइस अंडर दिस। इसी के कारण ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वाले पार्ट को उनको इशू में ही कवर कर देना चाहिए था, यहाँ पर करना ठीक नहीं है। बिल्डिंग ऑफ बफर शुगर स्टॉक ऑफ 30 लाख टन, 30 लाख टन का एक बफर शुगर स्टॉक भी बिल्ड करने की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। अदर सब्सिडीज़, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्शन सब्सिडी अलाउ की है, जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और 50 लाख टन एक्सपोर्ट कोटा, ये सब। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तो बहुत मेजर चीज़ है, ये तो मतलब सुना ही होगा आप लोगों ने, काफ़ी न्यूज़ में था। न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2018 की, उसके मुताबिक 2030 तक हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा इंडिकेटेड टारगेट है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल। सजेशंस क्या थे नीति आयोग की टास्क फोर्स के? इंक्रीज्ड मिनिमम सेलिंग प्राइस, सरकार ने कहा था कि 31 रुपीज़ के जी से 33 रुपीज़ के जी करो, ताकि जो मिल्स के ऊपर जो बर्डन है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। इम्पोजिशन ऑफ शुगर के ऊपर सेस लगा दो, प्रति क्विंटल 50 रुपये का सेस लगा दो 3 साल के लिए, जिससे कारण क्या होगा, कुछ 4500 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे मिल्स के ऊपर जो बर्डन है उसमें सारी की सारी ब्रिजिंग हो जाएगी। फार्मर्स वगैरह के ऊपर उन्होंने एक लिमिट लगाने की बात की थी कि कैपिंग लगा दो, मतलब जो फील्ड होता है ना उसके ऊपर 85% तक का ही ग्रो करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कुछ कैश इंसेंटिव की भी बात की थी 6000 पर हेक्टेयर की, अगर वो लोग शिफ्टिंग और ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स वगैरह को भी यूज़ करते तो उनको इतना कुछ पैसा देने की बात की थी। सी रंगराजन कमेटी ने कहा था कि रेवेन्यू शेयरिंग करने का बहुत अच्छा एक उन्होंने सजेशन दिया था, आपको रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला यूज़ करना चाहिए, ताकि जो भी फंड के अंदर जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ था, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, बट आई थिंक इट वाज गुड वन। 3.9 में हमारे पास आता है ड्राफ्ट नेशनल फिशरीज़ पॉलिसी 2020। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने एक ड्राफ्ट नेशनल फिशरीज़ पॉलिसी निकाली है। अब ये ड्राफ्ट है, ये बिल बनेगा तो उसके बारे में शायद क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ड्राफ्ट के ऊपर इतने चांसेस वगैरह बनने के, मतलब क्वेश्चन के बनने के इतने चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले फिशरी सेक्टर के बारे में जान लेते हैं, फिर इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, छोटी सी न्यूज़ है। फिशरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम के लिए इंडिया के अंदर। इस सेक्टर के जो सेक्टर है हमको 6.58% शेयर देता है एग्रीकल्चर GDP का, ठीक है। जो मरीन का एक्सपोर्ट होता है वो 5% होता है टोटल एक्सपोर्ट का, और कॉन्स्टिट्यूट करता है, एग्री एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 19.23 के आसपास। रिसेंट ईयर्स के अंदर फिश का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, वो उसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ देखें तो मोर देन 7% थी। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरी सेक्टर का, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सॉरी, और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे हमारा चाइना है। फिर हम बात करते हैं देयर आर 2 बेंचेस ऑफ फिशरी, यानी कि इनलैंड फिशरी और मरीन फिशरी। जो 65% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनलैंड से, इनलैंड मतलब कंट्री के लैंड के अंदर, यानी कि लेक्स हो गए, रिवर्स वगैरह हो गए, उन सब की बात होगी, पॉन्ड्स हो गए, और मरीन वाला होता है ओशियन सीज के अंदर। फिशरी जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिशरी की गवर्नेंस के लिए। इनलैंड फिशरीज जो होती है ना वो फुली की फुली गवर्न होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो कोस्टल की हम बात करते हैं तो कोस्टल जो एरिया होता है ना हमारा, तो मान लो ये हमारा लैंड है, लैंड के 12 किलोमीटर का जो 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है, विच इज एक्जैक्टली 22 किलोमीटर के आसपास, इतना तो करेगा स्टेट। उसके अलावा बियॉन्ड जो होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो 200 नॉटिकल माइल के आसपास पड़ता है, उसको पकड़ता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए, प्रीलिम्स में ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। नीड की देख लेते हैं एक बार, इस पॉलिसी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी है। फिशरी सेक्टर जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिसेंटली, कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, जैसे कि लिमिटेड स्कोप था एक्सपेंशन का, ओवर कैपेसिटी है टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, वीक रेगुलेशन है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी कारगर नहीं हो पा रही हैं। उसी के साथ साथ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ठीक है, जिसमें कि जो फिशिंग हार्बर्स हैं, लैंडिंग के सेंटर्स, कोल्ड चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पुअर प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन का प्रॉब्लम है, वेस्टेज का है, ट्रेसेबिलिटी हो गया, ये सब के सब। इनलैंड कैप्चर फिशनरीज जो है, सीजनल नेचर जो होता है ना फिशिंग ऑप्शन का, ऑपरेशन का,
डिप्लीटेड स्टॉक्स हो जाते हैं नेचुरल वाटर्स के अंदर, ठीक है। इश्यूज़ होता है टेन्योर का, लीज राइट का, ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं टू हार्वेस्ट द कपल्ड विद लो कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा होता है, और भी बहुत सारे रीज़न, डिजीज़ वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सीड्स, अच्छा सीड्स किसको बोलते हैं? फिश के सीड का मतलब होता है फिश जो एग्स जो होती है, यानी कि जो बेबी फिश होता है ना, उन्हीं को फिश के सीड्स बोला जाता है। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जैसे कि हाई इनपुट कॉस्ट हो गया, लैक ऑफ एक्सेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट गारंटी हो गया, इंश्योरेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेशनल फिशरीज़ पॉलिसीज़ की देखें तो ये क्या करता है, जो भी कंसोलिडेट करेगा जो भी सेक्टोरल गेन्स होंगे ना, और इंश्योर करेगा कि इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है, ताकि जो हमारा फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसमें एक एक्सेलरेशन आए, उसमें एक एनहेंसमेंट आए। ओवर आर्काइंग पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा जिससे गाइडेंस मिलेगी स्टेट को, यूटीज़ वगैरह को स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए। की फीचर्स देख लेते हैं ड्राफ्ट पॉलिसी के, वो थोड़े से सही रहेंगे शायद देखना। काफ़ी सारे ये मैनेजमेंट बनाएंगे देखना। एक फिशरीज़ मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, सेंटर के द्वारा ये फॉर्मुलेट किया जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। एक है इंटीग्रेटेड फिशरीज़ डेवलपमेंट प्लान, इसको गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी इम्प्लीमेंट करने के लिए आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है, आइलैंड स्पेसिफिक हो गया है। एक फिशरीज स्पेटियल प्लान होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रिपेयर करेगी बेस्ड ऑन ऑल द गाइडलाइंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी। किसके लिए? डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस, मॉडलिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गया, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ रूल्स की बात कर रहा है। लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो सेंटर इनेक्ट करेगी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो होगा नेशनल मरीन फिशरीज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल 2019। एक होलिस्टिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाएगी EEZ के अंदर। EEZ समझिए आप, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 12 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड होता है। डेटाबेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी नेशनल फिशरीज डेटा एक्विजिशन प्लान, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अभी ड्राफ्ट में हैं, जब भी फाइनल हो जाएंगी तब आपको एग्जाम में लिखनी है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है इसका अभी। एक नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा, ठीक है, ओवरऑल गाइडेंस देने के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए। नेशनल मरीन फिशरीज अथॉरिटी बनेगी, ठीक है, ये इंप्लीमेंट करेगी जो भी फिशरिंग का मैनेजमेंट डेटा होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक रोबोट सिस्टम बनाया जाएगा। क्लस्टर अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, बहुत सारे वेरियस जोग्राफिकल रीजन्स की बात करेंगे, उसमें फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे डेवलपमेंट। वेलफेयर एंड जेंडर इक्वालिटी, ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं है ना अभी ये इतना, इसको मेन स्ट्रीम बनाने के लिए सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ वीमेन, क्योंकि वीमेन का भी इन्वॉल्वमेंट होता बहुत है लेकिन प्रॉपर शेयर नहीं देता, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोगों को पता ही होता है कि मतलब ठेकेदारी पे दे देंगे कि भैया इतना आप काम करके लेके आओ और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। सो ये कुछ भी हो सकता है, कंपनीज हो सकती हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कुछ इंटरवेंशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स की जो इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, जैसे कि फिशरीज मैनेजमेंट की बात करें तो एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि जहाँ पर कंसिडरेबल स्कोप होगा ना हार्वेस्ट फिशरी का, वहाँ पर सरकार फॉरेन फिशरी को अलाउ नहीं करेगी, फॉरेन वेसल वगैरह को। मैरीकल्चर की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ होती है ना, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा मैरीकल्चर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। मैरीकल्चर के टेक्नोलॉजिकल पार्क्स बनाएंगे ये लोग। इनलैंड फिशरीज़ की बात करते हैं तो नेटिव स्पीशीज़ वगैरह जो होती है ना, स्पेशली रिवर्स के अंदर, उनको एनहेंस किया जाएगा सीड रेंचिंग के थ्रू। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सीड रेंचिंग दोबारा याद दिला रहा हूँ, जो बेबी फिशेज होते हैं ना उनको ही फिश सीड्स बोला जाता है। स्टेट्स और यूटीज़ जो होती हैं सर्टेन वाटर बॉडी एक रिजर्वर बनाएंगे फिश के लिए, ठीक है, ताकि जो इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज़ होती है ना सूटेबल वेटलैंड्स के अंदर उनको प्रिजर्व करा जा सके। कुछ इम्पोर्ट भी करेंगे, कुछ दूसरे टाइप की फिशेज होती हैं बहुत सूटेबल हाई वैल्यूज़, जैसे सैल्मन हो गया, स्टर्गियन हो गया, ब्राउन ट्राउट हो गया, एट्सेट्रा। फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ऐसे कुछ एफर्ट्स आने की बात की जा रही है जहाँ पर फिश प्रोडक्शन को एनहेंस करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी को, टेक्नोलॉजी को, बाय फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया में पहली बात तो 6000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, अपने आप को वो एक ग्रुप बना लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं कि वो एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। 5-6 फार्मर्स मिल गए या फिर 5-6 कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए, इस तरीके से। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट फिश प्रोड्यूस फ्रॉम द वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर इज सेफ फॉर कंजम्पशन। इसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मैनेजमेंट और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन बहुत ढंग से हो रेलिवेंट एजेंसीज के द्वारा। 3.10 में हमारे पास है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। देखो इसमें एक मैं कह सकता हूँ एक ग्रुप है, ठीक है, वो कि पूरे राइस के इंडिया के अंदर जो राइस का एक्सपोर्ट है ना, राइस के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक फोरम बनाया गया है, ठीक है। सो इट्स यू कैन से इट एज अ काउंसिल, एज अ बॉडी और एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरे स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर राइस का एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेटअप किया है REPF, क्या होता है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। किसके अंदर सेटअप किया है? अपेडा के अंदर। अपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मैं आपको बताता हूँ दोनों चीज़ें क्या होती हैं। REPF का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है।
आइडेंटिफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे पर्टिकुलर्स को, स्टेक होल्डर्स को, जितने भी एंटायर प्रोडक्शन सप्लाई चेन है जो एक्सपोर्ट ऑफ राइस का, इंक्रीजिंग दिस एक्सपोर्ट ग्लोबल इन द ग्लोबल मार्केट, यानी कि विश्व के लेवल के ऊपर इंटरनेशनली हम लोग राइस का एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे काम करेंगे। ये मॉनिटर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सारे डेवलपमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं और रिकमेंड करेंगे नेसेसरी पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। इट विल बी इन द टच ऑफ राइस प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स एंड अदर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एंड हियर उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको जो भी सॉल्यूशंस होता है वो प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से होंगे, देखो राइस इंडस्ट्रीज से होंगे, एक्सपोर्टर होंगे, ऑफिशियल्स होंगे एपेडा के, कॉमर्स मिनिस्ट्री से होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से सब होने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं एपेडा क्या है। एपेडा को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर एपेडा एक्ट 1985 का, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन की, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री वगैरह। जो एपेडा होता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, मार्केट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वालिटी डेवलपमेंट एटसेट्रा। एपेडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोगों ने ऊपर शुगर के बारे में बात की, इंडिया के अंदर जो इम्पोर्ट होता है ना शुगर का, उसको कौन कंट्रोल, उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एपेडा होता है। थोड़ा सा राइस प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम लोग इस नीड के ऊपर चलेंगे। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड और हैज़ बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस सिंस द शिपमेंट्स ऑफ द नॉन बासमती वर अलाउड फ्रॉम 2011। तो अगर ये सेकंड पे है इंडिया प्रोड्यूसर, तो फर्स्ट पे कौन है, चाइना। मेजर शेयर होता है राइस का, वो होता है खरीफ सीज़न के टाइम। खरीफ सीज़न आपको पता है मानसून के स्टार्ट होने के पर आता है और मानसून के बाद ये सीज़न खत्म हो जाता है। इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है वो ग्रो हुआ है, 2010-11 में 96 मिलियन टन्स था, 2019-20 के अंदर ये 22% इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 117.47 मिलियन हो गया है। इस तरह की डेडिकेटेड फोरम की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, देखो राइस जो है ना लार्जेस्ट कमोडिटी है। कमोडिटी क्या होता है, कमर्शियल एंटिटी को बोलते हैं कमोडिटी, जिसका व्यापार किया जा सके, ठीक है। इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट बास्केट के अंदर राइस का जो शिपमेंट होता है ना वो 7.77 बिलियन US डॉलर का हुआ था 2018-19 में, जो जिसमें से कि बासमती कितना था 4.72 बिलियन और नॉन बासमती था 3.05 बिलियन US डॉलर। ओवरकम राइस एक्सपोर्टर्स चैलेंज, कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो अफेक्ट करते हैं सेक्टर की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को और नीड इन्वॉल्वमेंट को, जैसे राइस का जो MSP वगैरह हो गया, उसकी कंप्लायंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। इसके एक्सपोर्ट के ऊपर, डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर कुछ राइस होता है तो एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। लॉजिस्टिक्स के इशूज़ होते हैं, इम्प्रॉपर वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह होते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह का फोरम लाना पड़ा। फिर बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑन ग्लोबल डिमांड ऑफ इंडियाज राइस वैरायटीज़। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग स्टेक होल्डर, जो भी हिस्सेदार जो होते हैं ना, उन सबको एजुकेट करके, ठीक है, एट ऑल लेवल, सभी फील्ड्स के, जैसे मार्केटिंग के बारे में उनको बताओ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में उनको बताओ, एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट्स एंड एस्टैब्लिशिंग द इंडियन ब्रांड, ठीक है, टू टैप द पोटेंशियल ऑफ इंडियन राइस इन मेजर राइस कंज्यूमिंग जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्ग टर्म के हम लोगों को प्रमोशनल प्लान्स चाहिए होंगे ताकि हम लोग इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने इंडियन ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अवेयरनेस की बहुत कमी, इसलिए हम लोगों को फोरम लाना पड़ा है, ठीक है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो इस कंटेक्स्ट के अंदर एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर सर्टिफिकेशन की, उसकी कोई फोकस अप्रोच की ज़रूरत है हम लोगों को। एक न्यूज़ और थी हमारे पास रिसेंटली DSR के बारे में। तो DSR होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। देखो दो तरीके से चावल को बोया जाता है, एक तो जो है ट्रेडिशनल तरीका, इसमें वही सब बता रखा है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, इतना डीप में वही लिखा वही सब हुआ है, ठीक है। एक तो होता है ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि आप पहले क्या करते हो, आप छोटे से एक, मान लो आपका, देखो मैं आपको बताऊंगा, इतना बड़ा एरिया आपका, ठीक है, आप इसके छोटे से एरिया के अंदर छोटी सी नर्सरी बनाते हो, यहाँ पर आप राइस के सीड बो देते हो, तो छोटी छोटी सैपलिंग्स आ जाती है ना, आप उनको उठा करके फिर पूरे खेत में पानी भर के और उसके अंदर लगा देते हो। कितना टाइम के बाद, 20-25 दिन के बाद। ये होता है ट्रेडिशनल तरीका, कन्वेंशनल तरीका। लेकिन अभी रिसेंट इसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, माइग्रेशन हुआ ना लेबर्स का, तो पंजाब और हरियाणा की सरकार ने क्या बोला है, आप लोग DSR यूज़ करो, डायरेक्ट सीडिंग का तरीका, यानी कि ये आपका खेत है, डायरेक्ट आप इसके अंदर सीड को ग्रो कर दो, ऐसे इस तरीके को यूज़ कर लो, ठीक है। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं DSR के। DSR का एडवांटेज ये होता है, एक तो इरिगेशन वाटर बच जाता है, लेबर बचता है, एनर्जी बचता है, टाइम बचता है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन बच जाता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। डिसएडवांटेज क्या है, देखो हाई वीड इन्फेस्टेशन होता है। जो ट्रेडिशनल था उसमें क्या था कि पानी खड़ा रहता था, पानी खड़ा रहने से क्या होता है, रूट्स के पास ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहाँ पर जो माइक्रोब्स होते हैं हार्मफुल, वो जन्म नहीं लेते। लेकिन इसके कारण क्या होता है, DSR में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर ऑक्सीजन जा रही होती है तो वहाँ पर वीड इन्फेस्टेशन हो जाता है, वीडी राइस का इवोल्यूशन हो सकता है, सॉइल बॉर्न पैथोजेंस हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, फिर बर्ड्स और रैट्स का इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, राइस ब्लास्ट होता है, ब्राउन लीफ स्पॉट होते हैं, ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये न्यूज़ में था तो आपको मैंने बता दिया है। आई थिंक यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे आपको हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।